जिस गांव में मैं रहता था वहाँ पे ज़्यादातर अल्कोहलिक्स, गैम्बलर्स और ऐसे लोग रहते थे जिनका अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं था। जैसे जैसे मैंने BCA किया, मुझे ये एक चीज़ का तो श्योर हो गया था कि मुझे MCA नहीं करना है। उस वक्त ना मुझ में कॉन्फिडेंस था, मेरी सेल्फ इमेज डाउन थी, मुझ में कोई करेज नहीं था। मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके वापस अपने गुड़गांव वाले घर के पास आ गया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। 10 साल काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे लिए नहीं है। उसके बावजूद रिजल्ट्स स्लो थे, जो कि मेरे अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल भारद्वाज है और आज मैं आप सबको यहाँ पर अपनी जर्नी के बारे में बताने आया हूँ। मुझे जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसके लिए श्री विक्रम जी का और कविता जी का और एंटायर ट्रांसफॉर्मेशनल एक्स टीम का धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। मैं पटौदी के पास एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जो कि हरियाणा में है। जिस गली में मैं रहता था, जिस गांव में मैं रहता था, वहाँ पे ज़्यादातर अल्कोहलिक्स, गैम्बलर्स और ऐसे लोग रहते थे जिनका अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं था। वहाँ पर अजीब अजीब तरीके की बुराइयाँ, सामाजिक बुराइयाँ जिनको आप कह सकते हैं, वो थी। ऐसे माहौल के बावजूद हमारी फैमिली में हर कोई आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत है। मेरे फादर जो कि एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, मेरी सिस्टर जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर है और मेरी वाइफ जो कि मैथ्स और अकाउंट्स की ट्यूशन्स उनको दिया जाता है स्टूडेंट्स को, जो कि 11th और 12th की क्लास के हैं। सिर्फ मैं ही एक ऐसा था अपनी फैमिली में जो कॉरपोरेट्स की तरफ जाना चाहता था और इसका शुरुआत हुआ 2003 और 4 में। जब मैं 12th कर रहा था तो मुझे लगता था कि मुझे भी एक दिन अपने पापा और अपने सिस्टर की तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके प्रोफेसर बनना है। फिर एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्सेज का बूम आया जैसे BCA, BBA, BBM, तो मुझे लगा कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगा और अपना नाम कमाऊंगा। इसीलिए मुझे लगा कि कंप्यूटर्स का उस समय पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, मार्केट में उनकी डिमांड थी, तो मुझे लगा मुझे BCA करना चाहिए। लेकिन जब मैं BCA कर रहा था तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस, ग्राफिक्स और भी अकाउंट्स के सब्जेक्ट थे जो कि मुझसे नहीं हो पा रहे थे। बट फिर भी जैसे जैसे मैंने BCA किया, मुझे ये एक चीज़ का तो श्योर हो गया था कि मुझे MCA नहीं करना है। तो मुझे लगा कि मैं बोलने में ठीक हूँ, मैं लोगों से कनेक्ट आसानी से कर सकता हूँ, तो मुझे MBA करना चाहिए। तो फिर मैंने MBA करने का सोचा और मैं MBA करने के लिए बेंगलोर चला गया। ये मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा था कि मैं अपनी फैमिली से दूर अलग रह रहा था। उस वक्त ना मुझ में कॉन्फिडेंस था, मेरी सेल्फ इमेज डाउन थी, मुझ में कोई करेज नहीं था। लेकिन जब मैं MBA कर रहा था, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिला। कोई असम से है, कोई यूपी से है, कोई साउथ से है। उन सब की बातें, उन सब के हाव भाव, सोच विचार, उनकी लैंग्वेजेस, उनका रहन सहन, उनका कल्चर, ये सब देखने के बाद मुझे पता लगा कि मैं भी कुछ उनकी तरह कर सकता हूँ। मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे कॉरपोरेट वर्ल्ड में मेरा नाम हो। मैंने बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप कंपनी में नौकरी करना शुरू किया। वहाँ पे मैं अच्छा कर रहा था, लेकिन मुझे लगा 6 महीने नौकरी करने के बाद कि अब मैं एक MBA हूँ, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है, मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ है, तो मुझे अपने एरिया में जो कि गुड़गांव के पास है कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। और दोस्तों, मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके वापस अपने गुड़गांव वाले घर के पास आ गया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पे मुझे 1 साल लगा ये प्रूव करने में कि मैं
डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ। लेकिन फिर भी मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिली। फिर मैंने अगले 10 साल टॉप 2 ई-कॉमर्स कंपनियों में काम किया। 10 साल काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे लिए नहीं है। जिस कॉरपोरेट वर्ल्ड में जहाँ पे एंग्जाइटी, टाइट डेडलाइंस, ऑफिस पॉलिटिक्स और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वहाँ पे एक एम्प्लॉई अपनी मेंटल हेल्थ को, वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करता है। वो अपनी फैमिली से दूर रहता है, अपनी हॉबीज़ को पूरा नहीं कर पाता, उसके जो ड्रीम्स हैं उनके लिए छुट्टी लेने के लिए भी वो तरसते हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे अपने ऊपर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, नए नए कोर्सेज करने चाहिए, मुझे कुछ ऐसा सीखना चाहिए जिनकी मार्केट में आज डिमांड है, जिसके साथ साथ पैसों के साथ साथ मुझे टाइम की भी फ्रीडम मिले। दोस्तों, यहाँ से शुरुआत हुई मेरी दूसरी जर्नी। मैंने साइड बाय साइड अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया। मैंने कुछ कोर्सेज में इनरोल किया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग में नॉलेज लेना शुरू किया, मैंने यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू किए, फ्री ट्यूटोरियल्स जो आते हैं वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसमें 25 से 30 वीडियोस अभी तक जा चुके हैं। उसके बाद मैंने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काम करना शुरू किया। पहले मैंने लिंक्डइन पे काम किया, फिर मैंने फेसबुक पे काम किया और अभी इंस्टाग्राम पे काम चल रहा है। उसके बावजूद रिजल्ट्स स्लो थे, जो कि मेरे अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी इज़ द किंग। मैं चलता गया। मुझे नहीं पता था कि ये मुझे कहाँ लेके जाएंगे, लेकिन मैं चलता गया। हर रोज़ लिंक्डइन पे एक पोस्ट, हर रोज़ वीडियो डालना, हर रोज़ कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना, हर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना, ये सब चीज़ें मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आती रहीं। लेकिन जब मेरे को ये लगा कि मैं इस रास्ते पे चलूँगा तो कहीं ना कहीं एक दिन पहुँच ही जाऊँगा, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, बस यही सोच लिए मैं चलता गया। लेकिन जब मुझे ये एहसास होने लगा, जब मुझे दूसरे पॉडकास्ट से इनविटेशन आने लगा बातचीत के लिए, मुझे लिंक्डइन पे लोग अप्रोच करने लगे कुछ सजेशंस के लिए, मेरे स्पार्क फ्रेमवर्क्स के लिए, तो मुझे लगा कि मेरी जर्नी कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जा रही है। दोस्तों, मैंने रीडिंग्स शुरू करी। रीडिंग्स के अंदर अंदर मैंने सेल्फ हेल्प की बुक, एजुकेशंस की बुक और भी अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ना शुरू किया। उससे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, उससे आपको एक नई सोच मिलती है। आगे वर्ल्ड कहाँ जा रहा है या सोच रहा है, वहाँ पे आपको पहले से ही गो अहेड मिलता है। लेकिन दोस्तों, इतना काफ़ी नहीं था। इसके बाद मैंने पेड कोर्सेज लिए। उन पेड कोर्सेज में मुझे लाइक माइंडेड पीपल्स की कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मौका मिला। जहाँ पे भी गेट टुगेदर होता है उनका, वहाँ से मुझे इनविटेशन आने लगे और धीरे धीरे लोग मुझे पहचानने लगे, मेरी नेटवर्किंग बनती गई। और इन सब चीज़ों की वजह से आज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वो फ्रेमवर्क जिसको हम स्पार्क कहते हैं, उसका इफ़ेक्ट बड़ा पॉजिटिव है। मुझे जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, सबसे पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे हैं। और इसको देखते हुए फिर मैंने एक अपनी ई बुक भी लिखी, बी अनशेकेबल। उसको भी अमेज़ॉन किंडल पे जब मैंने लॉन्च किया था तो बहुत ही पॉजिटिव रिमार्क्स, अच्छी रेटिंग्स और रिव्यूज़ आए थे। इस जर्नी के दौरान मेरे कुछ लेसन्स भी हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, फाइंड योर पैशन अर्ली। आप जितनी जल्दी अपने पैशन को पहचानेंगे, जितनी जल्दी आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको लाइफ में करना क्या है, उतनी ही आसान आपकी जर्नी, उतना ही क्लियर आपका पाथ और डेस्टिनेशन उतनी ही जल्दी मिलेगी। ये पहचानना कि आपको जो करना है उसके स्टेप्स कहाँ से होके जाते हैं, उसके कितने रास्ते हैं, उसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं है, उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, इसका मतलब है कि आपने आधी लड़ाई जीत ली है। यू हैव वन हाफ ऑफ योर बैटल। दूसरी चीज़, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना।
आज की डेट में जो ट्रेडिशनल एजुकेशंस हैं वो सिर्फ आपको एक डिग्री देता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा आप में क्या है जिसके कारण कॉरपोरेट आपको ऑनर करें, आपकी डिमांड हो। उसके लिए रेलेवेंट रहने के लिए आपको अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग तरीके की बुक्स और अलग अलग वीडियोस देखने होते हैं। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी अपने पैशन को ढूंढना है। तीसरा, रिजिलियंस। आप अपने सेटबैक्स को, अपनी फेलियर्स को हैंडल कैसे करते हो। कहीं से भी आपको रिजेक्शन मिलता है, किसी जॉब इंटरव्यूज़ में आपको ना बोला जाता है, किसी कंपनीज़ में आपको निकाला जाता है, किसी प्रमोशन से आपको मना कर दिया जाता है। वो जो प्रेशर रहता है, वो जो एंग्जाइटी रहती है, वो जो गुस्सा रहता है, अपने इमोशंस को आप कैसे हैंडल करते हो। रिजिलियंस, अपने आप को बोलना कि ये एक ना आपको अपनी अगली हाँ की तरफ बढ़ा रहा है। अपने सेल्फ डाउट को कंट्रोल करो। तो रिजिलियंस उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी आपकी पैशंस, जितना ज़रूरी आपका खुद पे इन्वेस्ट करना है। रीडिंग बुक्स, टेकिंग कोर्सेज विल हेल्प यू, बट व्हाट विल बूस्ट यू, आपको बूस्ट क्या करता है, आपका एटीट्यूड। तो मेरा अगला पॉइंट है एटीट्यूड। हर सिचुएशन में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना एक ह्यूमंस के लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आपको जो सेल्फ डाउट आते हैं आपकी फेलियर्स की वजह से, तब नेगेटिविटी आना स्वाभाविक है। हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमंस। नेगेटिविटी आ जाती है, अपने आप पे डाउट हो जाते हैं, लेकिन उस सिचुएशंस में आपका एटीट्यूड कैसा रहता है वो डिसाइड करता है कि आप कितनी जल्दी अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ पहुंचोगे। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, लॉजिकल सोचना चाहिए, और वो पॉजिटिविटी आपको एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर दिलाएगी। मेरा अगला पॉइंट जो है वो है ग्रैटिट्यूड, और ये मुझे सबसे पसंद है। एक ग्रैटिट्यूड की भावना आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है इसका अंदाज़ा शायद आपको भी नहीं है। हर सुबह उठ के भगवान से ये बोलना कि थैंक यू यूनिवर्स इस लाइफ के लिए, इस ब्यूटीफुल डे के लिए। आज मेरे पास रहने को अच्छा घर है, खाने को अच्छा खाना है, पहनने को अच्छे कपड़े हैं। ऐसे कितने हज़ारों करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान और बाहर की दुनिया में जिनके पास ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद देना, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स रखना आपको हमेशा पॉजिटिव रखता है, आपको हमेशा अपलिफ्ट रखता है, आपका मोरल हमेशा हाई रखता है। हर सुबह उठ के जग के भगवान को धन्यवाद देना, ये आपको एक अलग ही ताकत देता है। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सभी पॉइंट्स मैंने अपने खुद के बनाए हुए फ्रेमवर्क जिसको हम स्पार्क कहते हैं उसमें भी मैंने इंक्लूड किया है। अब मैं आपके सिर्फ 2 से 3 मिनट लूँगा अपने फ्रेमवर्क को ब्रीफ करने में। जो स्पार्क फ्रेमवर्क है उसमें जो पहला अल्फ़ाबेट है एस, वो स्टैंड करता है सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी के अंदर हम आपकी हेल्प करते हैं ये पता लगाने में कि आप हो क्या, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो। उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़, कुछ शीट्स वो जो आप फिल करते हो, उससे उसके बाद का जो कॉन्वर्सेशन होता है उसमें बहुत सारी क्लैरिटी आती है कि आपकी दिशा क्या होनी चाहिए, आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। जो पी है नेक्स्ट, वो बनता है पर्पस से। इसके अंदर आपका पैशन, आपका पर्पस, आपका लॉन्ग टर्म गोल, ये सब चीज़ों को मिला के पी बनता है। वो आपको बूस्ट करता है आपकी सक्सेस जर्नी के लिए। ए से बनता है एटीट्यूड, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, कैसे आप हर सिचुएशंस में अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रख सकते हो। रिजेक्शंस में आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, फेलियर्स के टाइम पे आपका एटीट्यूड होना चाहिए, इवन सक्सेस के टाइम पे जब आपका बहुत अच्छा समय चल रहा हो तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम इस वाले पार्ट में बताते हैं। आर से बनता है रेजिलियंस।
आपके अंदर रिजिलियंस कितना है, आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी क्या है, आपके अंदर वो फायर कितनी है। कुछ भी हो जाए, आपका जो गोल है, जो आपका ड्रीम है, उसको पूरा करने के लिए आप कितने तत्पर हो, आप कितना डेडिकेशन दे सकते हो, आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हो, आप कितनी आदतों को बदल सकते हो, वो सब आता है रेजिलियंस में। और के आता है किंग साइज लाइफ। जब आप एस, पी, ए और आर को कर लेते हो तो आप एक किंग साइज लाइफ जीते हो। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, आपके पास टाइम फ्रीडम रहती है, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम रहती है, आप वो सब कर सकते हो जो रिच लोग करते हैं। तो इस स्पार्क फ्रेमवर्क को हर तरीके से परफेक्ट तो नहीं कहा जा सकता, बट इट्स नियर टू परफेक्ट। सभी क्लाइंट्स की तरफ से जो रिव्यूज़, जो फीडबैक्स आ रहे हैं, वो सराहनीय है। मेरा मतलब है कि उनसे मुझे खुद को ये लगता है कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द सोसाइटी। अब मैं आपको कुछ किस्से बताना चाहता हूँ जो मैंने पहले कहीं डिस्कस नहीं किए और आज पहली बार मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, मैं MBA के दिनों में इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा करता था और मैं ज़्यादातर पीछे की तरफ बैठता था। तो वहाँ पे जो गेस्ट लेक्चरर्स होते हैं, जो स्पीच देने आते हैं, वो कोई एकेडमिक्स नहीं, बट कम्युनिकेशन पे, मोटिवेशंस पे, आपको आई मीन बॉडी लैंग्वेज पे, वो सब आते हैं। तो देयर वाज ए लेडी टीचर, शी सेड टू मी कि स्टैंड अप एंड कम फॉरवर्ड। आई केम फॉरवर्ड, मैं सामने आया। वहाँ पे कुछ 50 से 55 स्टूडेंट्स थे और उन्होंने मुझसे बोला कि यू नीड टू स्पीक ऑन ई-कॉमर्स, आपको ई-कॉमर्स पे बोलना है। एंड वो पहला चांस ऐसा था जब मैं स्टेज पे था। वो पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे सडनली कोई टॉपिक मिला है बोलने के लिए जिसके बारे में मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था और मैं वहाँ पे फ्रीज हो गया था। मैं कुछ नहीं बोल पाया, इवन गला सूख गया था, मेरे घुटने कांप रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि ये सामने बैठे हुए 55 लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। उस समय पे मैंने उन प्रोफेसर को बोला था कि मुझे ई-कॉमर्स के बारे में नहीं पता है और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, और आई वॉज स्वेटिंग। और मेरी ये हालत देख के वो हंसी और वो मुझे क्लास के बाद एक बारी मिली, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि डोंट वरी, बट कम्युनिकेशन आपको दूर तक लेके जाएगा। आप एक काम करो, आप खुद का मोबाइल लो, उस पर वीडियो रिकॉर्ड करो और देखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। और भी उन्होंने मुझे एक दो बातें बताई थी। वो का दिन था, मैंने खुद से ये प्रॉमिस किया था कि आई विल ट्राई टू बी बेस्ट इन स्पीकिंग। वो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सामने 5 बैठे हों चाहे 50 बैठे हों, मेरी एनर्जी, मेरा ध्यान, मेरा स्पीकिंग, उन सबको उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही एनर्जी के साथ, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, उतने ही करेज के साथ होना चाहिए जितना 5 में है। और आज मैं उनका थैंक यू अदा करना चाहता हूँ। उनकी वो एक इंस्पिरेशन आज से 10 साल पहले की, और आज मैं हूँ यहाँ पे, तो उनका भी इसमें एक कंट्रीब्यूशन है। एक दूसरा किस्सा जो मुझे याद आता है, मैं अपने फादर के साथ एक बारी मार्केट गया था। मैं बहुत छोटा था, तो पापा ग्रोसरीज खरीद रहे थे और मैं वहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ था। उनकी जो बातचीत थी, जो कॉन्वर्सेशन थी उस ग्रोसरी वाले के साथ, वो सुन के आई वॉज लाफिंग, मैं हंस रहा था, क्योंकि उनकी कन्वर्सेशन ऐसी थी कि आजकल क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। उन्होंने पापा से पूछा, पापा ने उनसे पूछा, और दोनों आई मीन दे वर स्पीकिंग लाइक दे आर टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ ईच अदर, इन द सेंस कि आपके बेटों को बोलो ऐसा करें। वो बोल रहे थे कि आप अपने बेटों को ये पढ़ाना, आप उनको इंजीनियरिंग कराना, आप इनको ये कराना। एंड आई वॉज लाफिंग और आई वॉज थिंकिंग कि मुझे भी इंजीनियरिंग ही करना है।
वो 2 मिनट का कॉन्वर्सेशन ने मुझे बताया था कि आपको इंजीनियरिंग करना है, और मेरे दिमाग में ये बैठ गया था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। ये कुछ जब मैं 6 साल का था, 7 साल का था, तब की बात है। उसके बाद जब मैंने 12th किया आर्ट से, तब मुझे 1-2 फ्रेंड्स मिले जिन्होंने बोला मुझे IAS करना चाहिए। उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन किया BCA में, तब इन्होंने मुझे बोला कि मुझे SSC और एक्साइज इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए जाना चाहिए। उसके बाद जब मैं गया MBA में, तो सब ने मुझे बोला कि आपको मार्केटिंग में जाना चाहिए बिकॉज यू आर गुड इन स्पीकिंग और कनेक्टिंग विद पीपल, आप बोल लेते हो। दोस्तों, इस जर्नी से क्या पता लगता है? 12th आर्ट्स, ग्रेजुएशन कंप्यूटर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन MBA मार्केटिंग HR, जॉब कर रहा हूँ सप्लाई चेन और प्रोक्योरमेंट में, और अब जो काम कर रहा हूँ दैट इज फॉर स्पीकिंग, हेल्पिंग एम्प्लॉयर्स टू अपलिफ्ट देयर मोरल और कॉन्फिडेंस। क्या बताती है मेरी जर्नी? अब अपनी जर्नी को सम अप कर रहा हूँ। क्या बताती है मेरी जर्नी? एक डायरेक्शन होना चाहिए। मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। कोई कहता था कि प्रोफेसर बन जाओ, तो मैं प्रोफेसर बनने के लिए चल पड़ता था। कोई कहता था कि मैनेजर बन जाओ, कॉरपोरेट में चले जाओ, वहाँ पे पैसा है, रुतबा है, फेम है, मैं वहाँ पे चला जाता था। अपने दिल की सुनो, आपका दिल क्या कहता है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपका पैशन क्या है। अगर आप इन सब से हट के चले जाओगे तो वहीं पे रुक जाओगे, आप कुछ नहीं बन पाओगे। आपको 3 इडियट्स का वो सीन याद है जब वो अपने पापा के पास जाते हैं कैमरा लेके और बोलते हैं पापा मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना, मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, मैं कम कमाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा। दैट लाइन मूव्ड मी, उस लाइन ने मुझे हिला दिया था, और उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। और आई एम फॉर्चुनेट इनफ, मुझे फैमिली से सपोर्ट मिला, मुझे वाइफ से सपोर्ट मिला, फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया कि तुम करो, मैं हूँ तुम्हारे पीछे, तुम जियो अपनी ज़िंदगी, तुम जियो अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशन और इंटरेस्ट को। तो हर किसी को एक ना एक बार पता लगाना चाहिए कि वो किस दिशा में जाना चाहता है। और एक कोट के साथ मैं अपनी इस जो जर्नी के बारे में बता रहा था इसको अंत करूँगा। वो कहते हैं कि क्या कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में, क्या कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में, एक बार पत्थर तो आसमान में उछालो ज़रा। थैंक यू सो मच। एक बारी फिर से विक्रम जी का, कविता जी का और पूरी ट्रांसफॉर्मेशनल एक्स टीम का धन्यवाद। दिस इज़ विशाल भारद्वाज साइनिंग ऑफ। थैंक यू।